खिड़की को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जर्नल एंट्री हो गई, लेजर पोस्टिंग कर ली, ट्रायल बैलेंस बना लिया, और जब फाइनल अकाउंट बनाने बैठे तो पता चला कुछ ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं करे। जैसे 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, रिकॉर्ड ही नहीं करा। या कुछ हमने जो पेमेंट करी है उसमें से कुछ एडवांस पेमेंट थी, हमने उसकी भी कंसिडर नहीं करा। कोई एक्रूड इनकम, कोई इनकम आनी है जो हमने अर्न कर लिया, मिली नहीं है, वो हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं करी। कोई एडवांस इनकम मिल गई थी, हमने उसको एडवांस कंसिडर नहीं करा, नॉर्मल इनकम कंसिडर कर दी, मतलब गलती कर दी। यानी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से रह गया, या कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हो गया, अब उसको सही करना, यानी कि एडजस्टमेंट। तो क्योंकि हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, तो ऑब्वियसली कोई ट्रांजैक्शन अगर उन्हें रिकॉर्ड होने से रह गया तो उसका इफेक्ट दो जगह जाएगा, क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। तो मैं एक टेबल बनवा रहा हूँ। उस टेबल में आपको पहले मैं ये बताऊंगा कि कोई ट्रांजैक्शन अगर हम भूल जाते हैं, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, दो जगह पर। तो ऐसा करो, टेबल बनाओ, आमने सामने का रजिस्टर में आमने सामने का पेज ले लो पहले, बनाने में टाइम लगता है। तो ये समझ लो, आमने सामने के पेज हैं, ठीक है, दो पेज है मान लो, ये रजिस्टर के आमने सामने के पेज ले लेना। ये सब लेकर एक दो पेज है, तो इस तरह से में चार कॉलम बन जाएंगे। एक पेज के बीच में लाइन डाल दो, और फिर दूसरे पेज के भी बीच में लाइन खींच लो ऐसे। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे। पहले नहीं 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 नहीं, पूरे पेज के बीच में लाइन खींचो और दूसरे साइड। हाँ हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे सीधी। हाँ, खींचो खींचो। ये एक पेज है, एक पेज के बीच में लाइन खींचनी है। ये एक पेज है, उसके बीच में लाइन खींचनी है। ये पूरा तो एक पेज है। अरे वो मैं मान लो ना, तुम दो पेज है आमने सामने के, समझते नहीं हो। जरूरी मैं दो पेज उठाऊं? हाँ, ऐसे पूरे पेज के बीच में लाइन खींच दो, तो आपके सामने चार कॉलम बन गए। ये हम टेबल से बना रहे हैं। जल्दी खींचो, इधर भी खींचो, कान खुजाने वाले। ठीक है, सबसे पहले कॉलम में लिखो। नहीं नहीं, बीच में तो पेज है तुम्हारा, तो पेज है ना, तुम्हें तो लाइन, तुम क्यों लाइन खींच रहे हो? तुम क्यों खींच रहे हो लाइन? यहाँ लिखो एडजस्टमेंट। सबसे पहले कॉलम में लिखो एडजस्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे एंट्रीज आएंगी। ये टेबल से बना रहा हूँ कि एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे कॉलम बना दे ये करो। टू है। वो गलती से कुछ लिख गया था मैं, एडजस्टमेंट। ये कॉलम फिर भी जाओ, फिर मैं दोबारा पूछोगे, आने दो। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड पी&एल और बैलेंस शीट। ओके, लास्ट कॉलम में लिखो इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। देखो, पहले मैं लिखता हूँ, पहले आप देखो समझो फिर नोट करना। जैसे कि पहली एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट समझते हो ना, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है, यानी जिसकी अभी एंट्री नहीं हुई, जिसको हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं करा। तो अब तक एक एडजस्टमेंट होती थी, आप जो क्वेश्चन कर रहे थे। हम्म, परचेज वाला। ऐसी कौन सी आइटम थी जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती थी? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। लिखना नहीं, देखो, क्लोजिंग स्टॉक। आपने नोटिस किया होगा, अधिकतर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता था। हम उसको दो जगह दिखाते थे, एक तो करते दिखाते थे क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड ट्रेडिंग अकाउंट। एक तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते थे, असेट साइड में। लेकिन याद करो, वही क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होता, एक क्वेश्चन में था, एक क्वेश्चन था, क्रेडिट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होता तो हम उसको दिखाया था केवल और केवल कहाँ, असेट साइड में। अब इसे नोट करो, लाइन। बनवा रहा हूँ। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, या डेप्रिसिएशन। हाँ, एक लाइन छोड़कर लिखोगे तो जरा साफ साफ हो जाएगा। फिर मैं अगली पेज नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो नंबर 2। अरे ये
जब मैं कह रही हूँ कि इसमें अगली पेज भी यूज होंगे क्या फिर? और भी टेबल है तो लाइन छोड़ लाइन छोड़ के चलो आराम से। छोड़ो जल्दी लिखो नंबर 2 डेप्रिसिएशन। हाँ कंजूसी नहीं करनी, नंबर 2 डेप्रिसिएशन। आ जैसा है वो कंजूस। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है पहले ये बताओ। हम एडजस्टमेंट में होने का मतलब ये है कि हमने उसकी एंट्री नहीं करी। क्या जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन टू मशीन। डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट किया क्योंकि वो एक्सपेंस है। मशीनरी को क्रेडिट किया क्योंकि उससे हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। वही करना है। एक तो लिखो डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि ये सब डेप्री करते थे मतलब लिखते थे डेप्रिसिएशन को नहीं नहीं, अब लिख रहे हो डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। हाँ क्यों नहीं आता था? अब तक करते नहीं थे क्वेश्चन में। पी एंड एल के डेबिट में नहीं डालते थे डेप्रिसिएशन। मैंने करी और डेप्रिसिएशन जो है, नहीं नहीं, वो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में नहीं। और डेप्रिसिएशन अभी आपने बताया असेट्स की वैल्यू कम होती है तो लेस फ्रॉम असेट्स। लायबिलिटी। नहीं, लाइबिलिटी क्यों? असेट्स में से कम करेंगे। जैसे बिल्डिंग पे लगाना है तो बिल्डिंग में से माइनस करोगे, मशीनरी पे लगाना है तो मशीनरी में से माइनस करोगे। लेस और फ्रॉम असेट्स। क्वेश्चन है, हाँ जी। अगर हम लोग इसे फिर बैलेंस शीट में भी दिखा रहे हैं और फिर पीएनएल में भी दिखा रहे हैं तो फिर दो बार नहीं हो गया उसका? हाँ दो बार ही होगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। जो आइटम ट्रायल में के बाहर दिए है ये होगी रिकॉर्ड नहीं हुई। आप उसे रिकॉर्ड करोगे तो दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि एंट्री हुई है डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट्स, डेप्रिसिएशन को डेबिट किया तो एज एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में चला गया। टू असेट्स करने से असेट्स की वैल्यू कम होगी। ओके। अब लेकिन याद करो, विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस पे दिया होता तो कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल। तो लिखो डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। वैसे आपने पूछा तो मैं एक बार आपको बताता हूँ। हाँ, नहीं वो अलीका ने कुछ पूछा था। देखो आप भी समझो। जैसे हम स्टाफ को सैलरी देते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? लायबिलिटी कैश। ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं सब क्लोज हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं सब के सब। तो नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्या करोगे? डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि पहले तो डेबिट बैलेंस, फिर से डेबिट कर दोगे तो अकाउंट कैसे क्लोज होगा? और डेबिट किसको करेंगे? पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि सैलरी पी एंड एल के रेट में जाती है। ठीक है। तो ऐसी सेम डेप्रिसिएशन का है। हमने एंट्री करी है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, और फिर पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। हाँ तो डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन खर्चा है, सैलरी भी खर्चा है, दोनों पी एंड एल क्रेडिट पे जाते हैं। तो एक तो डेप्रिसिएशन, अब ये दो एंट्री का फैक्ट देखो क्या पड़ा। डेप्रिसिएशन से तो डेप्रिसिएशन कैंसिल हो गया। एक तो ये पी एंड एल के डेबिट में चले गए पैसे। दूसरा असेट्स को क्रेडिट करने से एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, जो हमने यहाँ पर किया। फैक्ट बता रहा हूँ मैं कैसे हो। नंबर 3, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड लिख लो, कोई बात नहीं। और कोई बता सकता है इसकी जनरलिटी क्या होती है? अगर मैं बोलता हूँ कि ईयर के एंड में सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू बट। रेंट टू आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड। एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब वो तो रेंट था, मैंने एग्जांपल दे दिया। तो अब इसको थोड़ा क्लियर समझो। एक्सपेंस को डेबिट किया है क्योंकि एक्सपेंस को तो डेबिट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों किया है, कोई बता सकता है? क्योंकि हमारी उसकी वो वैल्यू मतलब लायबिलिटी बढ़ रही वेरी गुड, लाइबिलिटी बढ़ रही है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच, लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करता है। अब ये इसका डाल दो। एक तो आ जाएगा हमारा एड टू एक्सपेंस, यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में जोड़ देंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में जोड़ देंगे, मतलब ट्रेडिंग एंड पीएनएल के डेबिट में आएगा ऑब्वियसली। लिखो लिखो एड टू एक्सपेंस। पर एट एक्सपेंस में ये थोड़ी समझ आया वो ट्रेडिंग में आया उसमें आया हाँ देखो, अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं समझ तो आया नहीं नहीं, समझो बात को। अगर वो वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ऐड करके ट्रेडिंग में दिखा देंगे। अगर वो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में ऐड करके पीएनएल में दिखा देंगे। इसलिए नहीं लिखा मैंने, इसलिए लिख दिया बस कि खर्चे में जोड़ दो। ठीक है। और एक लाइबिलिटी एक सेकंड वेजेस आती थी उसमें ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग में आती थी फैक्ट्री का खर्चा। जो मुझे
इलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा। हाँ, आराम से लिख के समझ के लिखो, अपने आप को समझाओ, बहुत जरूरी है। Wages, हमने active function हाँ, active function खर्चे में जोड़ देंगे। मान लो ₹1,00,000 की सैलरी दे दी, वो तो एंट्री होगी सैलरी डेबिट टू कैश। एंड में पता चला 10,000 की सैलरी और देनी है अभी, तो फिर हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी और बढ़ जाएगी। ₹1,00,000 की पहले तो 10,000 से और डेबिट होगी, लाख 1,10,000। active expense if wages then trading account if हाँ, salary। बिल्कुल सही है, ये अभी के लिए सही है, बाद में आपको लगेगा ठीक है। लाइबिलिटी भी तो लिखो। अच्छा सॉरी, इसमें अब लेकिन यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो कहाँ दिखाएंगे, सोचो। मुझे अब तक यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखो, एक ये चीज या तो आपको ट्रायल बैलेंस में दी होगी या एडजस्टमेंट में दी होगी। जैसे मान लो क्लोजिंग स्टॉक, या तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा या आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा। अगर तो ट्रायल बैलेंस में दिया है तब तो खाली असेट्स में आएगा, और अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो इन दो जगहों पर आएगा। ऐसे हर चीज के लिए। तो आउटस्टैंडिंग पता कैसे चलता है कि यहाँ पे है? है क्या चीज, जैसे आपको पता कैसे चला किस कि चीज के, सेट वाली साइड आएगा? अब स्टॉक असेट्स में ही आता है। नहीं मतलब जैसे डेप्रिसिएशन है, आपको पता कैसे चला कि अगर वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा है, मतलब दे रखा है, तो डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट में यही आएगा। तो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। आपने पिछले चैप्टर में यही तो पढ़ा है कि ट्रायल बैलेंस पे डेप्रिसिएशन दिया, तो अच्छा बताओ कहाँ लिखोगे। पीएल अकाउंट। के डेबिट में, वही वही तो लिखा मैंने। और दूसरी वाली चीज कैसे पता चलती है कि अगर नहीं दिया? एडजस्टमेंट में वो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होगा, अभी दिखाऊंगा ना क्वेश्चन, अभी आ जाएगा क्वेश्चन ना, सामने आ जाएगा। अब मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस पे दिया तो कहाँ आएगा। आपने बोला लाइबिलिटी है, सर डेबिट ऑफ नहीं लाइबिलिटी है, आपने बोला ना लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में ही आएगा। रूल ऑफ, हाँ अच्छा बताओ, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा आपने, मॉडर्न अप्रोच। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को किस में कैटेगराइज करोगे, बस लाइबिलिटी। लिखो फिर लाइबिलिटी। आप इसे मॉडर्न अप्रोच के साथ लिख लेते हो। कोई नहीं, आपको जो इजी लगता है, जिससे मेरे को लगता है इजीली समझा पाऊंगा, मैं वही चीज समझा देता हूँ, रोज कोई भी लगा सकता। नंबर 4, प्री पेड एक्सपेंसेस। सेट है। हाँ, ये असेट है, बिल्कुल सही। तो चलो ये तो लिख ही लो। हाँ, यहाँ तो लिखी दो, बैलेंस शीट में अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो असेट। हाँ बिल्कुल सही, ये भी असेट। मॉडर्न अप्रोच। अच्छा बताओ, अगर मैं कहता हूँ मैंने ₹1,00,000 की सैलरी दी है इस साल, जिसमें से 10,000 की एडवांस है। वेजेस में दिए तो फिर सुन तो लो पहले, सुन तो लो, जो मैं सैलरी वेजेस कुछ भी है, मैं कहता हूँ ₹1,00,000 की दी है, जिसमें से 10,000 एडवांस है, तो आप एक्सपेंस में कितने दिखाओगे, सोच के जवाब। 90 करके, 90,000 माइनस करके, तो लिखो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। और ये अगर आप, बनता है। हाँ, और याद है मैं जब आपको एडजस्टमेंट एंट्री समझा रहा था ना, तो मैंने कहा था कि जब आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मैं कहोगे तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा एडजस्टमेंट एंट्री की, तो बहुत पहले पढ़ाया था मैंने, बहुत बहुत टाइम हो गया इसको। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट एंट्री की रिकॉर्डिंग देखोगे और अब इसको उससे कोरिलेट करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा क्या करते थे, क्यों करते थे। सर लेस फ्रॉम एक्सपेंस में भाई क्योंकि प्रिपेयर करना है हमने आपसे नहीं, जब मैंने एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ा थी, तो आपको आपको बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ। मान लो मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है जिसका कि रेंट 10,000 पर मंथ है। पूरे साल भर का रेंट कितना बना, 1,20,000, 12 महीने। मैंने अपने लैंडलॉर्ड को एडवांस 10,000 भी दे दिए, मैंने टोटल पेमेंट कर दी 1,30,000 की। मैंने टोटल रेंट कितना पे करा, 1,20,000। मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए, मुझे एंट्री करनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट बिग बेस। प्रीपेड रेंट हमारा एसेट्स है, एज ए एसेट्स डेबिट करेंगे, रेंट को डेबिट करेंगे एज ए एक्सपेंस, और प्रीपेड रेंट को डेबिट करेंगे एज ए एसेट टू कैश 130। ठीक है जी। लेकिन हमारा अकाउंटेंट इतना समझदार नहीं था, उसने इतना गौर नहीं करा, उसने बस इतना देखा रेंट पे किया है ना, तो जी उसने एंट्री कर दी रेंट टू कैश 1,30,000 गलती से। अब इसको सही कैसे करोगे, रेंट को कितने से डेबिट करना था 1,20,000। और कर दिया कितने से, तो क्या करोगे 10,000 से क्रेडिट करके माइनस कर दोगे, है ना। रेंट को माइनस कर दोगे ना, कम कम माइनस कर दोगे ना, या अब अकाउंट में प्लस माइनस तो होता नहीं, डेबिट क्रेडिट होता है, तो यार रेंट को क्रेडिट कर दिया। और डेबिट किसको करेंगे, प्रीपेड रेंट या एक्सपेंस।
तो सेम बात है, आपने बोला रेंट में से माइनस कर दिया, तो एक तो रेंट में से माइनस कर दिया, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस हमारी असेट्स है, असेट्स में दिखा दी। बाकी कोई बात नहीं, अभी करने से समझ में आता है, मतलब मैं तो जब 11th था, जब मैं चैप्टर को कर रहा था तो मुझे अपने आप समझ में आना शुरू हो गया। अपना दिमाग चलाते हैं तो आती है बात। दक्ष हो गई गुड मॉर्निंग। तो लैपटॉप अपडेट हो रहा था। ओके, लैपटॉप अपडेट, इंसान अपडेट होना जरूरी होता है, लैपटॉप कट जाए वो तो होता ही है। चलो नेक्स्ट देखो, एक्रूड इनकम। अगर लैपटॉप अपडेट हो रहा हो ना तो मोबाइल से ज्वाइन कर लिया करो, मेरा मोबाइल नंबर ही मेरा वो है, आईडी है, एक्रूड इनकम। लिख दो सेट से सेट। हाँ वैसे लिख सकते हो असेट्स असेट, क्योंकि असेट्स है, नो डाउट, सही बात है, जो आसान काम है तो पहले कर लो। क्या होती है एक्रूड इनकम? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। है इनकम ड्यू बट नॉट इनकम ड्यू की जगह ना अर्न कर लो तो ज्यादा अच्छा, वैसे गलत वो भी नहीं है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। रिसीव्ड। नहीं नहीं, मतलब वो तो उल्टा, वो तो उल्टा हो गया। तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। अब अभी आपने बोला इनकम अर्न कर ली, इनकम कहाँ जाती है? फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट, सॉरी फाइनल अकाउंट में कहाँ जाती है? क्रेडिट। किसके क्रेडिट में? P&L। लिखो फिर क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। मुझे ये नहीं पता कि इधर उधर जाती है, मतलब क्रेडिट साइड होती है या फिर। आपका गैप हो गया ना, बीच में चले गए थे एक हफ्ते, आपके पीछे से मैंने प्रैक्टिस कराई है, ये सब टच में आप थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गए। नंबर 6, अनअर्न इनकम, जो आप कह रहे थे अनअर्न इनकम, ये लायबिलिटी है। यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लिख दो लायबिलिटी लायबिलिटी। बिल्कुल लिख दो, जो आसान काम है तो पहले कर दो भैया, लाइबिलिटी है, काम किया नहीं है, पैसे लेके बैठे हैं, या तो पैसे वापस करो या काम करो। ऐड टू एक्सपेंस। ये एक्सपेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ मैंने कस्टमर से ले लिए 1.5 लाख, 1,50,000, काम किया मैंने उसका भी 130 का ही, तो मैं इनकम में 1.5 लाख दिखाऊंगा कि 130? लायबिलिटी है क्या? वो तो लाइबिलिटी चली, समझ आ गया। नहीं, मतलब मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, मैंने कस्टमर से कितने पैसे की इनकम, कितनी इनकम ले ली? 150, पर मैंने काम कितना किया अभी? 130, सर्विस मैंने 130 की दी है, तो मैं पीएनएल के क्रेडिट में ऐसे इनकम कितने में दिखाऊंगा? 130। 130, यानी कि 1.5 लाख में से 20,000 माइनस करके, तो भाई इनकम में से माइनस कर देंगे, लेस फ्रॉम इनकम। और इनकम कहाँ दिखाते हैं? वो तो ऑब्वियसली पीएनएल के क्रेडिट में आती है, लेस फ्रॉम इनकम। तो जो इनकम है, यानी पीएनएल के क्रेडिट में 1.5 लाख में से 20,000 माइनस करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी इनकम अभी 130 है एज पर एक्रूअल कंसेप्ट। तो वो 20 दिखाएंगे ही नहीं। दिखाएंगे ना लाइबिलिटी, जो 1.5 लाख मिले हैं, 1,30,000 तो पीएनएल के क्रेडिट में चले गए और 20,000 लाइबिलिटी में चले पर वो होता है ना डबल एंट्री गए। क्या? तो डबल एंट्री होगी ना, 1.5 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया, तो एक 20,000 एक तो लाइबिलिटी में से, इनकम में से माइनस कर दिया, एक लाइबिलिटी में आ गया, या केवल टोटल 1.5 लाख मिले थे उसमें से इतने यहाँ गए इतने यहाँ चले गए, जैसा भी है समझ लो। अभी ये टेबल बीच में छोड़ रहा हूँ मैं, अभी अगला पेज भी टेबल के लिए छोड़ दो, अभी बहुत सारी टेबल, बहुत सारी एडजस्टमेंट बाकी है, मैं एक साथ सारी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, एक पेड़, हाँ एक पेड़ और छोड़ दो, ऐसे ही सेम ऐसे एक पेड़ और करके छोड़ दो। निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 1 इसी चैप्टर का, इलस्ट्रेशन नंबर 1। एग्जाम्पल। हाँ भाई एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये आ गया 19.13। तो जी ऐसा करो, एक पेज पे तो साफ साफ बनाओ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट पूरा। अरे पूरा कंजूसी मत करो, अभी ना खिचड़ी पका दो नहीं तो तुम। एक पेज पे तो पूरा पूरा आमने सामने का पेज लो, एक पेज पे पूरा बनाओ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, और दूसरे पेज पे बनाओ बैलेंस शीट। मैं लेकर आता हूँ पेज। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है क्या? बड़ा तो बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा, एक पेज में नहीं आएगा, मान लो मेरी बात। क्या फायदा, फिर खिचड़ी पकेगी, आपको बड़ा दुख होगा, इतनी मेहनत करी बेकार हो जाएगी आपकी। आह, और एक पेज पे बनाएंगे हम बैलेंस शीट।
ठीक है जी। हाँ, क्या कह रहे हो? पहले तोड़ो, दोबारा बना लो, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारा भी गलत हो गया। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ गुरमन, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet at that date after taking into account of adjustment given below। ये हमें ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है सबको? बहुत अच्छी बात है। नीचे देखो, एडजस्टमेंट देखो। ट्रायल बैलेंस के नीचे जो भी दिया है वो सब एडजस्टमेंट है, उन सबका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। स्टॉक ऑन 31st मार्च वैल्यूड एट ₹15,000। बताओ फिर दिया कहाँ कहाँ जाएगा ये स्टॉक? बिल्कुल सही। कहाँ आएगा ये बताओ? लाइबिलिटीज पैसे देने हमने किसी को? हाँ, तो स्टॉक पड़ा है, हमने किसी को पैसे? और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो गया? इंश्योरेंस प्रीपेड वाज ₹400। बताओ चारवी। हे भगवान, मैं ही बोल देता हूँ उससे अच्छा। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक तो हमारी assets, ठीक है, एक तो हमारा असेट्स है प्रीपेड, और दूसरा एक्सपेंस में प्लस करोगे कि माइनस करोगे? ऐसा करता हूँ, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आपने पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो जो मैंने लिखवाई है। तो फिर दिया फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ना फिर से। Stock on 31st March 2024 was valued at 15,000। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ डालेंगे? एसेट्स में और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, अब बताओ अगला पढ़ो जी। चारवी, नहीं नहीं रुक जाओ, चारवी नेक्स्ट पढ़ो। नंबर सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? इंश्योरेंस प्रीपेड वाज 400। इसका क्या मतलब है? इंश्योरेंस प्रीपेड वाज ₹400? ये नहीं, प्रीपेड इसका मतलब क्या है? हमने इंश्योरेंस अगले महीने का पे कर दिया, अगले साल अगले साल का। पे है 400, जितना इंश्योरेंस हमने पे किया उसमें से ₹400 अगले साल का है। तो क्या करेंगे? तो ये प्रीपेड एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस माइनस होगा एक तो इंश्योरेंस में से माइनस हो जाएगा। एंड असेट्स वाले साइड। तो ऐसा करते हैं, मैं इंश्योरेंस में डॉट डाल देता हूँ ताकि जब हम पहुंचे तो हमें पता चल जाए इसका एडजस्टमेंट है। हाँ, इंश्योरेंस होगा होगा होगा, ऐसे तो मेरे हम को तो मिल गया दोनों। अरे मुझे क्यों नहीं मिल रहा? अरे टैक्स इंश्योरेंस। हाँ, ये रहा टैक्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है देखो, इसे भी दिखा दो। डॉट डाल दो उस पर, डॉट। नेक्स्ट पढ़ो फिर दिया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर सैलरीज 2000, टैक्सेस 1300। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करेंगे इसका? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये लायबिलिटी में आएगा लाइबिलिटी में आएगा। और देख लो टेबल, याद करना। बिल्कुल सही बात। एक्सपेंस में जोड़ोगे कि माइनस करो? माइनस आई मीन ऐड करो, बस ठीक है। खर्चा तो वही, हाँ P&L में सैलरी में जोड़ देंगे, टैक्स है तो टैक्स में जोड़ देंगे। टैक्स भी पीरियड में आता है ना। हाँ, टैक्स भी P&L में आता है। शौर्या नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो नंबर 4। सैलरीज पर भी लगा। हाँ, सैलरी पे भी एक Commission of rupees 5,000 is yet to be received. बस एक मिनट मैं सैलरी पे डॉट डालता हूँ। ले रहा है। हाँ चलो, अब बोलो क्या कह रहे Commission of rupees 5,000 is yet to be received. थे? इसका क्या मतलब है? अकाउंट में इसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है? Approve। सुनाई नहीं दिया? चार्वी ने बोला बहुत तेज। बहुत तेज तो एक्रूड इनकम क्या बोलते हैं इसको शौर्या? Accrued income. रिपीट करो। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। Income earned but not received. हाँ, जो इनकम हमने अर्न कर ली, क्यों? क्योंकि हमने सर्विस दे दी लेकिन पैसे नहीं मिले। मुझे ये बताओ क्या ये इनकम में रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? फिर एक बार रिपीट करोगे, आपने क्या बोला? इनकम क्या? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आपने तो रिपीट भी किया था। हाँ हाँ। मैं पूछ रहा हूँ, अब मैं इसको एज ए इनकम रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? रिसीव नहीं हुई है तो नहीं करेंगे रिकॉर्ड। As per accrual concept, we record all the income when we deliver the services or goods। अगर हम कोई सर्व पैसे मिले या नहीं मिले मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि क्या हम गुड्स या सर्विस डिलीवर कर चुके हैं, तो मतलब हमारी इनकम हो गई। तो यहाँ पर इनकम को हम रिकॉर्ड करेंगे, इनकम में ऐड कर देंगे। दूसरा शौर्या, ये पैसे हमने लेने हैं कि एडवांस ले रखे हैं? पैसे लेने हैं। लेने हैं तो असेट्स है, और एडवांस ले रखी होती तो लाइबिलिटी आता। तो एक तो इनकम में जोड़ देंगे और एक असेट्स में दिखा देंगे।
कमीशन है तो उसमें मैं डॉट डाल देता हूँ कि जब इस पे पहुंचे तो मुझे पता से याद आ जाए कि इसको एडजस्टमेंट। लास्ट क्या नाम है अपना, प्रज्ञान, लास्ट पॉइंट पढ़ना क्या लिखा है Depreciate प्रज्ञान? building at the rate 2% per annum. डेप्रिशिएट, प्रज्ञान दूसरे बैच से यहाँ शिफ्ट किया है मैंने कहा सारे ऑनलाइन वाले बच्चे एक ही बैच में आ जाएंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। डेप्रिशिएट करना है जी बिल्डिंग को, बताओ प्रज्ञान क्या करेंगे इसको? सर इसे एसेट्स से माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही, एसेट्स में से माइनस कर देंगे। और सेकंड इफेक्ट बताओ? और सर इसे P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे क्योंकि ये खर्चा है, ठीक है जी। यस सर। तो बिल्डिंग के ऊपर डॉट डाल देता हूँ बिल्डिंग पे, जी बिल्डिंग। तो चलो अब क्या करेंगे, करने का तरीका भी देख लो सब लोग, एक एक आइटम पढ़ते चलो साथ साथ लिखते चलो। देखो जी सबसे पहले क्या है, गुरमन कैपिटल, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में कैपिटल, अरे ये क्या हो गया, साइड में सब कैपिटल लिख के मैं भी लिखता हूँ, अभी देख लेना कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे कैपिटल, नीचे लिखा। वो मेरी आदत है, मैं लिक्विडिटी को फॉलो करता हूँ तो उसमें कैपिटल लास्ट में आती है तो मेरी आदत पड़ गई नीचे लिखने की। तो हमने आगे अब यहाँ drawing के ड्राइंग माइनस करेंगे, प्रॉफिट प्लस करेंगे, बहुत कुछ करना है अभी तो। गुरमन ड्राइंग कहीं भी लिख दो, तुमने तो लिखा है कहीं भी लिखो। तो इतनी सारी लाइनें क्यों खींची, मैं तो 3 लाइनें खींची, तुमने तो 1 2 3 4 लाइनें खींची। लेस ड्राइंग एक कॉलम फालतू बना दिया, पता नहीं किस चीज का। ड्राइंग है 76, माइनस बाद में कर लेंगे, अभी लिख दो खाली लेस ड्राइंग 7600। ओहो कोई बात नहीं, तो हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ना कोई बात नहीं, एक जीरो फालतू की काट दो, ऐसे कर दो ना, इन दोनों को एक जीरो बना दो और यहाँ कोमा का और माइनस कर देंगे बाद में, चलो बाद में कर देंगे, छोड़ो। परचेज, देखो जी ट्रेडिंग अकाउंट में, और देखो परचेज रिटर्न भी है, ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ और उसके बाद लिख रहा हूँ मैं परचेज। ओपनिंग स्टॉक कितना है? जब आएगा लिख देंगे, टेंशन ना लो, पहले परचेज देखो कितने की 89,000। 89,000। मुझे पक्का पता है, मैंने इस पे भी नंबर काट लिए अगर मैंने फॉर्मेट में गलती कर दी। हाँ वो हर टीचर काटता है नहीं परचेज। परचेज पहले लिख दिया, सेल बाद में लिख दिया, इस वाली हरकत तो मुझे काट हाँ दिया। हाँ बिल्कुल होता है, ओपनिंग स्टॉक बाद में लिखोगे, परचेज पहले लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। ये थोड़ी होता है। परचेज रिटर्न देखो कितने की है, 4500, बाकी रह गया 84,500। सेल्स, ये तो इधर ध्यान रखना सेल्स रिटर्न भी है, 1,50,000 1,50,000 में से सेल्स रिटर्न माइनस करता हूँ, 1,50,000, 2,800। रह गया 1,47,200। तो ओपन पोजीशन 2020। ओपनिंग स्टॉक, देखो जी ओपनिंग स्टॉक, अरे यार मैं टू फिर बाय ओपनिंग स्टॉक आएगा टू बाय टू 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 12,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है ओपनिंग स्टॉक। वेजेस, देख दो जी वेजेस, कितने की है वेजेस? बाय वीक के टू वेजेस वेजेस तो खर्चा है, डेबिट में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। और सैलरी सैलरी P&L अकाउंट, डेबिट। खर्चा ही है। बिल्डिंग, बिल्डिंग डाल दो, हाँ पहले बिल्डिंग तो लिखते हैं कितने की है। मैं लिक्विडिटी को यहाँ फॉलो नहीं करता, बस लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2 लाख फिर की। पहले क्या आता है? करंट एसेट्स आती है, कैश, डेटा, स्टॉक, बैंक बैलेंस, तो माइनस डेप्रिसिएशन। अरे यार केस नहीं होती 2% के रेट से ये बन गया
4400 2,15,600 असेट्स में बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 2% के रेट से, एडजस्टमेंट नंबर 5 बस 15 मिनट। और हाथ की हाथ याद रखना, अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, आदत सही बनाना, साथ के साथ पी एंड एल अकाउंट में दिखाते हो टू डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट साथ के साथ 2 जगह दिखाते चलो, गलती होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। अब आपको पता कैसे चलता है कि इस पेज छोड़नी है? अरे तब पता चल जाता, आपने अंदाजा है, इतना मैंने मोर देन सफिशिएंट स्पेस छोड़ दिया, इतने की तो जरूरत भी नहीं। पहले पूरा ये बना देते ना। ऐसे करने बैठ गए ना फिर बैलेंस शीट टैली नहीं हो, चुपचाप लिखो। अरे कहाँ और नीचे, हाँ लिखो टू डेप्रिसिएशन, तीनों चीजें एक साथ बनानी चाहिए, और एडजस्टमेंट साथ के साथ 2 जगह लिखते चलो, गलती होगी नहीं। इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया 1 जुलाई 2023 को, जिस पर कि 12% पर एनम के रेट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे बताओ, मिलेगा। ऑब्वियसली पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा इंटरेस्ट मिलेगा। हमने इन्वेस्ट करा है। हाँ इन्वेस्ट करा तो पैसे मिलेंगे। जैसे मान लो, एक मिनट, मैंने कहीं प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने कोई किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे, बॉन्ड खरीदे, तो मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। मैं थोड़ा मैंने तो पैसा भी दिया है, इंटरेस्ट भी मैं ही दूंगा, तू तो बनी वाली बात ही नहीं करी है ना। हमने तो पैसा दिया है, किसी को इन्वेस्ट करना मतलब किसी को पैसा दिया है। 4400 किसी ने हम पे इन्वेस्ट। नहीं हमने इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट असेट्स में डाल दो, ऑब्वियसली हमारी एसेट्स है ये, पैसा इन्वेस्ट किया तो प्रॉपर्टी खरीदी होगी कुछ 1 लाख, ये कोई बॉन्ड वगैरह खरीदा जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये कहाँ आएगा ये बताओ, 9,000 रुपए का पीएनएल पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि हमारी इनकम है। पूरा लिखने के इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पूरा लिख सको तो अच्छी बात है, मेरा तो नहीं आ रहा। मैंने तो ज्यादा ही शॉर्ट कर दी। अरे तूने एक चाय बना दो क्या मोबाइल। अच्छा चलो ठीक। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000, टेबल देख के बता दो, छूट दिया आपको मैंने, टेबल देख के। ये जैसे सेट ऐसे भी आता है, बोला तुमने टेबल देखी है? हाँ असेट्स ही है, असेट्स है, असेट्स है, सही है। अरे नहीं उसमें पैसे लेने असेट्स है, उनका पर्सनल अकाउंट है, असेट्स है। इसमें नहीं आएगा मतलब फिर ट्रायल बैलेंस की आइटम, एक मिनट रुक जाओ, ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो चुका है। ट्रायल बैलेंस होने का मतलब रिकॉर्ड हो चुका है। अब रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बताओ कि एक्रूड इनकम क्या होती है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बताओ, एक्रूड इनकम में कहाँ कैटेगराइज करोगे। असेट्स तो लिखो फिर, असेट्स कहीं भी नहीं आएगी इसमें। एक ही जगह जाएगी ना ट्रायल, और आपने बोला असेट्स में, तो असेट्स में आएगी। एक्रूड इंटरेस्ट पर एक चीज होती तो है जो दोनों जगह लिखता है, एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया। अगर यही एक्रूड इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता तो 2 जगह रिकॉर्ड करते। फिर अलग से थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अलग से क्यों दिया है मतलब, एक्रूड मैं आपको इसका मतलब बताऊं क्या है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 12% के रेट से 9 महीने का इंटरेस्ट बनता है 9, इनकम में आके 9,000, लेकिन इसमें से मिला होगा मैं 6,000 का इंटरेस्ट, 3,000 का एक्रूड है, तो वो असेट्स में आ गया कि पैसे लेने हैं 3,000 रुपए। नहीं अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करने में गलती नहीं करी, उसने रिकॉर्ड करते समय ध्यान में रखा है कि 6,000 का इंटरेस्ट मिल गया, 3,000 का एक्रूड है, तो उसने उसे आपसे रिकॉर्ड कर दिया। आगे चलो, 3,000। फ्राइट एंड कैरेज इन वर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज ऑन परचेज या फ्रेट ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। फ्रेट एंड कैरेज 20,000। जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ध्यान रखना, फैक्ट्री के खर्चे, गुड्स परचेज करने के खर्चे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, बाकी सब ये इनडायरेक्ट। तो करते थे कि
तो हम बैलेंस शीट सबकी तो बनाते थे पर एक बार करना, घर जाके बता दूंगा, प्रैक्टिस कर लेंगे, याद आता है। यार, कोई नहीं, मैं आज ना क्वेश्चन बता दूंगा आपको, दो हम्म। इलस्ट्रेशन 20 और 21, दो इलस्ट्रेशन करना ना, याद वापस आ जाएगी। फिर advertisement एडवर्टीजमेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू एडवर्टीजमेंट। नहीं, पर ये होता था ना कि हम ये तीनों चीजें बनाते थे, पीएनएल, ट्रेडिंग और बैलेंस। एडजस्टमेंट नहीं होती थी बस उसमें। हाँ, एडजस्टमेंट नहीं होती थी, पर वो तीनों चीजें तीनों में आती थी, मतलब जो सारी चीजें होती थी वो दो में तो आती थी। एक जगह जाती थी हर चीज, आज घर जाके देखना, कोई बात नहीं, अभी क्लास ओवर होने के बाद। एडवर्टीजमेंट के बाद देखो जी कहाँ क्या है ना, ये जनरल कमीशन पे एडजस्टमेंट है, पर उससे पहले बताओ कमीशन लिखूं कहाँ, 3500 की कमीशन। इनकम डेबिट साइड ऑफ इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट में आ जाएगी बाय कमीशन, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है तो उसका मतलब इनकम है। एडवर्टीजमेंट, अभी तो वहीं पड़े हो, 2400, ग्रोस प्रॉफिट। कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने कमीशन लिखो, कमीशन पे एडजस्टमेंट है, कमीशन येट टू बी रिसीव, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। एक तो इनकम में जोड़ देंगे एक्रूड इनकम 5000, और एक असेट्स में दिखा देंगे 5000, पैसे लेने हैं। अब आपने दो जगह एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, मैंने बोला ना एडजस्टमेंट दिया तो दो जगह जाएगा, ट्रायल बैलेंस में तो एक जगह जाएगा। कमीशन, अक्रूड कमीशन। हाँ एक्रूड कमीशन। इसमें तो डॉट टैक्स एंड इंश्योरेंस, इसमें तो दो एडजस्टमेंट है, पहले लिख दो टैक्स एंड इंश्योरेंस की अमाउंट, पीएनएल। पीएनएल के डेबिट। इसमें भी पहली है एडजस्टमेंट नंबर 2, 1300, यहाँ पे लिखना था। दो एडजस्टमेंट है भाई, बोलता रहा नीचे वाला नहीं हूँ मैं, नीचे लिख दो तो क्या हुआ। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो पहली एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2, इंश्योरेंस प्रीपेड वाज ₹400। सोचो और बताओ कहाँ माइनस है। करेंगे सर। एक तो माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस से, और दूसरी जगह एसेट्स एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंस। 7600 हुआ ना फिर। है क्या चीज, आपने प्लस कर दी। अच्छा नहीं, ठीक है, नहीं। प्लस। और क्या किया है आपकी? असेट्स में दिखा दिया इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में। इसी पे एक और एडजस्टमेंट है, टैक्स आउटस्टैंडिंग है 1300 का, एडजस्टमेंट नंबर 3, ये प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा हो गया। खर्चा हो गया ना, तो और खर्चे में ऐड कर दो। और एक लायबिलिटी पे दिखा दो क्योंकि पैसे देने। हाँ। हम्म। हम्म। पता नहीं यार, हम खाना खाते ही मेरे को जुकाम सा हो रहा है। ये ड्राइंग्स के नीचे प्रॉफिट भी ऐड होगा। हाँ छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, क्या 2-3 लाइनें छोड़ दो, कुछ वो थोड़ा ना। हाँ आउट आउट आउटस्टैंडिंग टैक्स 1300 अरे प्रीपेड तुम सीधा आप लिख के ऐड करके ही लिख देना। हो जाएगा, हो जाएगा। चले आगे, आगे है डेटर 80,000 के असेट्स में। क्रेडिट
भाई जो बच्चे ऑनलाइन है पूछते रहना, अगर कहीं डाउट है मैं तो लिख करता जा रहा हूँ बस, आप लोगों की तरफ देख नहीं सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, कैश एडवांस, कैश अरे रुक जाओ, क्रेडिटर लाइबिलिटी में क्रेडिटर तो लिख लो पहले खुद, 19,000। और वो दोनों कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दोनों सेट्स में आ जाएंगे। $12,000 and $1,900 एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना सैलरी पे। कैश इन हैंड 1900, सैलरी इस तो इधर आएगा ना। सैलरी आएगा P&L के डेबिट में, लेकिन ध्यान रखना उस पर एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट नंबर 3, 2000, क्या करेंगे हृदया? प्लस कर देंगे, और दूसरी जगह लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। मेरी अभी दूसरी क्लास है तो आप इसकी पिक्चर भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ मैं पिक्चर क्या होता है, सोल्यूशन तो है आपके पास, पूरा कर लेना आप इस क्वेश्चन को, और होमवर्क जो मैं ग्रुप पे शेयर करूँगा। ओके सर, थैंक यू सर, बाय ओके। सर। हो गया जी। अब रह गई एक एडजस्टमेंट, पहली क्लोजिंग स्टॉक 15,000, अच्छा ये बैलेंस शीट और दोनों जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और एक असेट। पंद्रह 15,000। कैलकुलेट। अब कैलकुलेट करना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले। $1,62,200। कर भी लिया क्या हमने टाइम? मैंने तो सोल्यूशन देख के कर दिया। तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्यों टाइम वेस्ट करना, पता ही है मुझे यार। बात हो रहा है। होगा क्यों नहीं होगा, इतने सालों से एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, भी मैच नहीं होगा। थोड़ा सा चेंज हो गया वैसे। 1,24 आ रहा है मैं तो पर ये निकाल, वाली साइड हाँ मैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया क्या बाय है? 37 था, सोल्यूशन में देख लो, चिंता क्यों कर रहे हो। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, पहले इतना कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, पहले इतना बराबर आ जाए। मैं हाँ ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट लिखो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ग्रॉस प्रॉफिट तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वो नेट प्रॉफिट था। ये लिखा ना मैंने, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी P&L अकाउंट के। हाँ ऊपर लिखो ना, मैंने भी तो ऊपर लिखा। कुछ कह रहे हो? हाँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अब क्रेडिट से बड़ी आ रही है, उसका टोटल लगाओ P&L अकाउंट, 55,200। इसमें लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये शेड्यूल, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चलकर 11 बजे क्लास। किसने कहा है? पूछ नहीं चल 11 बजे क्यों होगी क्लास, मैंने ऐसा क्यों बोला? एक मिनट रुक जाओ। मैं पूछ रही हूँ। लिख दिया। अब इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दो। हाँ पहले वो माइनस कर दो, मैं ड्रॉइंग एक मिनट। 37,640 तो ये हो गया, अरे यार चलो सीधा लिख दो, कहाँ से छोड़ो, प्लस नेट प्रॉफिट। और जो मैंने कर दिया आपने कर दिया तो अच्छी बात है, मैं करना नहीं चाह रहा थी मैंने, मैं सीधे लिख देता 4,10,600। और फिर बैलेंस शीट की दोनों साइड तो इक्वल आती हैं, टोटल लगा और छोड़ दो। कितना है? टोटल हाँ मतलब 4,32,900 बैलेंस शीट का टोटल बता रहा हूँ। 32,000। अरे इसका इसका कैपिटल का फाइनल वैल्यू आ रही है 4,10,600।
अगर किसी को लगता है उसे भी समझ में नहीं आया ठीक से, बस उड़ता उड़ता समझ में आया, तो आप या क्या इसी इलस्ट्रेशन को दोबारा कर लेना, सेम टोटल। 9? हाँ 900। और अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको, पेज नंबर 19.75 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 19.75, बस ज्यादा नहीं करना, इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना।